इसका एक सम्मेलन हुआ, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है बेल्जियम में, ठीक है। क्यों हुआ था? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहले भी हुआ था, लेकिन इसमें एक खास ये रहा है कि परमाणु ऊर्जा की भूमिका को स्पष्ट किया गया, ठीक है। सम्मेलन कौन सा रहा है? परमाणु शिखर सम्मेलन, ठीक है। कहाँ हुआ? बेल्जियम में। क्यों हुआ? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, परमाणु ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट की गई, ठीक है। परमाणु ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट की गई। कब हुआ था? 21 मार्च को, 21 मार्च को हुआ है, ठीक है। बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया है। तो बेल्जियम में भी कहाँ किया गया है? जगह का नाम याद रखना, ब्रुसेल्स जगह है, यहाँ पे हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है। सह अध्यक्षता किसने की थी? सह अध्यक्षता की है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं, नाम है अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर डी क्रू, ठीक है। और एक है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं, उनका नाम भी लिख लो, राफेल मारियानो ग्रोसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक ना। सर इसका हेडलाइन तो बिग पोर्शन भी है। क्या चीज? इसका हेडलाइन तो बिग पोर्शन लिखा है, इसका मतलब क्या सर? अभी वो भी बताएंगे। दिसंबर 2023 में जो COP 28 शिखर सम्मेलन हुआ था, COP 28 कहाँ हुआ था भाई? अबू धाबी, यूएई, ठीक है। अबू धाबी यूएई में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में बताया गया था कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब इस बात की शुरुआत यहीं पर हुई थी, वो तो बेल्जियम जब ब्रसेल्स में ये बैठक हुई तो वहां बात थोड़ी क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, तो ये बात भी याद रखना है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 22 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में सर रिपीट कर दीजिए मेरे को। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 22 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लिखिएगा, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ना, इसके बारे में लिख सकते हैं हम, डीकार्बोनाइजेशन के बहुपक्षीय दृष्टिकोण का हिस्सा है, ठीक है। लिखिएगा, यह सम्मेलन परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एटम्स फॉर नेट जीरो कार्यक्रम का हिस्सा है। ध्यान रखना है, जो परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा जो होती है, जो अन्य नवीकरणीय स्रोत होते हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, भूतापीय ऊर्जा है, इन सब की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है परमाणु ऊर्जा, ठीक है।
बात समझे? इसमें देखेंगे परमाणु ऊर्जा की कुछ विशेषता, एक तो विशेषता ये है कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, और देखेंगे तो इनकी जो परिचालन लागत होती है वो कम होती है, इन्हें कम भूमि की आवश्यकता भी होती है, साथ ही साथ इनका जीवन काल भी लंबा होता है ना। तो इसकी विशेषता ये सारी है, कम कार्बन उत्सर्जन, कम परिचालन लागत, कम भूमि की जरूरत, लंबा जीवन चक्र। परमाणु ऊर्जा का वित्त पोषण क्या है, लिखिएगा। अब इस पे आते हैं अपने परमाणु ऊर्जा का वित्त पोषण। परमाणु ऊर्जा को बड़े पैमाने पर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में दो मुख्य कारण कौन है, प्रौद्योगिकी और वित्त। ठीक है, ठीक है, प्रौद्योगिकी और फिर वित्त। ठीक है, चलिए अब ये जो अब इसमें प्रौद्योगिकी का मामला है, प्रौद्योगिकी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रौद्योगिकी के विकास ने ही क्या किया है, परमाणु संबंधी जोखिम को काफी हद तक कम भी किया है। जो प्रौद्योगिकी विकास है वो प्रौद्योगिकी विकास क्या क्या है, तो प्रौद्योगिकी विकास के रूप में अगर देखा जाएगा तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण प्रौद्योगिकी विकास के रूप में ही है, मौजूदा संयंत्रों में विकिरण प्रूफिंग ये भी प्रौद्योगिकी के रूप में आएगा, विस्तारित ईंधन चक्र। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी विकास के रूप में आप इन तीनों चीजों को देख सकते हैं, इन तीनों चीजों का विकास प्रौद्योगिकी के विकास के रूप में ही हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, परमाणु संबंधी जोखिम को कम करने में मदद मिली है। बात समझ रहे हैं? ओके, सर ये विकास को लिखवा दीजिए। प्रौद्योगिकी विकास ने परमाणु संबंधी जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया गया, कम कर दिया है। ये निम्न है, ठीक है, निम्न है, कौन कौन से हैं, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR का निर्माण। ठीक है, SMR का निर्माण। दूसरा, मौजूदा संयंत्र में विकिरण प्रूफिंग। ठीक है, तीसरा है विस्तारित ईंधन चक्र। ठीक है, ये तीन है। इस तकनीकी प्रगति, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकी प्रगति है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में बताया गया कि मौजूदा जो प्रौद्योगिकियां हैं वो 2050 तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, साथ ही साथ कार्बन कटौती का करीब आधा हिस्सा वर्तमान के प्रोटोटाइप चरण के प्रौद्योगिकी से कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये अध्ययन है। ठीक है, तकनीकी प्रगति की भूमिका पर उन्होंने एक अध्ययन किया था, उसी में ये बात सामने आई है। ठीक है, तकनीकी प्रगति के अलावा और भी क्या है, तो तकनीकी प्रगति के अलावा जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, निजी निवेशक हैं, इन लोगों ने भी क्या किया, इस उद्योग में तकनीकी प्रगति के बावजूद, तकनीकी प्रगति जितनी अच्छी खासी हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो निवेश उतना अच्छा खासा नहीं हुआ है। ठीक है, तो तकनीकी प्रगति होने के बावजूद भी निवेश के लिए, निवेश में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंकों की तरफ से हो, चाहे किसी निवेशक की तरफ से। निजी पूंजी या फिर मिश्रित वित्त मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, इनको अपने परमाणु वित्त पोषण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। फिर से मतलब पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, है ना। लिखिएगा सर, ये तो खाद की, लिखिएगा, सरकारी मॉडल के रूप में लिखिएगा। फ्रांस, सॉरी एक मिनट, कुछ सफल वित्तीय पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस और यूके। सर इसी लाइन में लिखें। हाँ, एक ही में लिख लो, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस और यूके के सहकारी वित्त पोषण मॉडल। इसमें क्या होता है,
निवेशक का जो समूह होता है वो बाजार से ऋण उठाता है, फिर वो परियोजना तक वितरण के लिए पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। ठीक है। 70 के दशक से फिनलैंड में बड़े बिजली संयंत्र जो हुआ करते थे, उसमें एक शब्द यूज होता है, मन काला। मन काला एक शब्द है, मन काला एक सहकारी वित्त मॉडल द्वारा वित्त पोषित किया गया। ठीक है। जो बड़े बिजली संयंत्र थे फिनलैंड में, ठीक है, जो फिनलैंड में बड़े बिजली संयंत्र थे, उन सबका वित्त पोषण किया गया है मन काला जैसी कोई सहकारी वित्त मॉडल कंपनी हो सकती है ना, इसके द्वारा किया गया था। एक संस्था है, और याद रखना मन काला को कई निजी कंपनियों ने वित्त पोषित किया था। मन काला ने बड़े बिजली संयंत्रों का वित्त पोषण किया, और मन काला का वित्त पोषण किया था कई बड़ी निजी कंपनियों द्वारा किया गया था, फिनलैंड की बड़ी कंपनियों द्वारा किया गया था। इस मॉडल में क्या हुआ, इस मॉडल में कंपनियां संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पादक मालिक भी हैं और संयंत्रों के निर्माण संचालन की लागत भी लगाती रहती हैं। एक चीज और याद रखना, ये जो कंपनियों ने मनकाला को वित्त पोषण किया था, ये लोग लाभांश वहां से तो नहीं लेती हैं, लेकिन शेयर हिस्सेदारी के रूप में वो क्या कर सकते हैं, शेयर हिस्सेदारी के आधार पर ऊर्जा खरीद सकती हैं। इनके यहाँ ये भी शर्त है। ठीक है, लिख लीजिए। तो वर्तमान में दुनिया में 440 परमाणु रिएक्टर हैं। सर मनकाला के अंतर्गत ही? नहीं, मनकाला के अंतर्गत नहीं, मतलब अलग से एक पॉइंट में लिखिए ना। वर्तमान में दुनिया में 440 परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, चल 60 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। ठीक है, 60 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। एक चीज और लिख सकते हैं, 110 रिएक्टरों का निर्माण 110 रिएक्टरों का निर्माण योजना चरण में है। और ज्यादातर जो परमाणु रिएक्टर है ना, वो एशिया में है। एशिया में भी सबसे ज्यादा चीन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। और याद रखना है कि चीन अपने कुल बिजली उत्पादन का 2035 तक लक्ष्य रखा है कि 2035 तक 10% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करेगा, और 2060 तक जाते जाते 18% तक पूरी करेगा। चीन का लक्ष्य है ये। 2035 तक कितना हो, 2035 लिख लो तो चीन का लक्ष्य। उटा एक शब्द है, उटा में 462 मेगावाट छोटा परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए न्यू स्केल पावर पहली लाइसेंस प्राप्त अमेरिकी कंपनी बनने की तरफ अग्रसर थी, लेकिन बंद कर दी गई। वैसे बंद कर दी गई तो इसका कोई मतलब भी नहीं होगा, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए ऊटा के बारे में या न्यू स्केल पावर के बारे में है ना। इसका मतलब हो जाएगा ऊटा जगह का नाम है सर। हाँ, ऊटा जगह का नाम है। लास्ट लाइन लास्ट भारत की स्थिति में लिखिएगा, पहलगढ़ कहाँ है, ये पहलगढ़ तारापुर में। लिखिएगा, पहलगढ़ में स्थित भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा की तुलना में 2 किलोवाट पर आवर कम शुल्क पर ऊर्जा प्रदान करता है। कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। हाँ, कुडनकुलम में स्थापित एक नया परमाणु बिजली संयंत्र थर्मल पावर प्लांट की तुलना में 4 से 6 किलोवाट प्रति घंटा
सस्ती बिजली प्रदान करता है। ठीक है, सर इससे इतना सस्ता बिजली प्राप्त होता है तो इससे ज्यादा अपनी बहुमुखी, देखो अपनी बहुमुखी, इसकी मतलब इतना अच्छा है, सस्ता भी है। फिर भी देखा जाए भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा में सिर्फ और सिर्फ लगभग 1.5%, है ना, लगभग 1.5%, या फिर रखें तो 1.6% का ही योगदान है। ऐसा क्यों है भाई? इसका मुख्य कारण है जोखिम, शस्त्रीकरण जोखिम भी है इसमें, इनके विकिरण का रिसाव, इनका विनियमन, उच्च अग्रिम लागत, शुरुआत में पैसा ज्यादा लगता है, इसमें खर्चा होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में अभी इनका जो पूरा का पूरा योगदान है वो मात्र 1.6% ही है। ठीक है ना। भारत और विश्व में महत्वाकांक्षी योजनाओं के संचालन के कारण हम देखें तो परमाणु ऊर्जा उद्योग उदारीकरण के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। भारत में भी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है ना, वो उदारीकरण के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। भारत में 2031-32 तक 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इतना है, 31-32 तक कितना कर देना है भारत को। ठीक है, 31-32 तक का सरकार का इतना लक्ष्य कि भाई इतना पूरा करना है। बात समझ गए? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है? लिखिएगा, यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। और तकनीकी सहयोग के लिए उसके आगे कोई बताओ। दुनिया का प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका गठन एक स्वायत्त संगठन के रूप में 29 जुलाई 1957 को किया गया। ठीक है, डेट फिर से। स्वायत्त क्या होता है? स्वायत्त यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। मुख्यालय कहां है इसका भाई? IAEA का मुख्यालय कहां है? तो लिख लीजिएगा, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया में है वियना। ठीक है ना। चलो, इसका शॉर्ट नेम क्या बोले सर? IEAA। यहाँ देखो ना। अब एक हमने वो लिखाया था आप लोगों से, कहाँ लिखवाए थे, वो जो लिखवाए थे एटम्स करके, एटम्स फॉर नेट जीरो। हाँ, एटम्स फॉर नेट जीरो कार्यक्रम, इसके बारे में भी लिख लो थोड़ा सा, क्या है ये, इसके बारे में पता हो जाएगा। IAEA की पहल है, क्या करा जाएगा इसमें, लिख लीजिएगा, यह कार्यक्रम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए सदस्य देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने के प्रयासों का समर्थन करती है। हो गया? यस सर। अगला पॉइंट भी लिख लीजिए, यह कार्यक्रम
उद्योग, यह कार्यक्रम उद्योग, वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान और अंतरराष्ट्रीय संगठन सहित सदस्य देशों और हितधारकों को वित्तीय संस्थान के लक्ष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय हुआ संगठनों सहित सदस्य देशों, सदस्य देशों और हितधारकों को तकनीकी विशेषज्ञता, तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है। तकनीकी तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है। हो गया? यस सर। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। रोजगार रिपोर्ट 2024 कौन जारी कर रहा है? ILO और IHT मानव विकास संस्थान दोनों मिलके। हाँ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको बोलते हैं, और IHD मानव विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, IHD, इन दोनों ने मिलकर जारी किया है। 2024 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 में बेरोजगार युवाओं में जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाले लोगों की हिस्सेदारी 35.2% हुआ करती थी, ये 2022 में हो गई है 65.7%, 65.7%। सर तो है लिखिएगा, बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाले लोगों की हिस्सेदारी सन 2000 के 35.2% के मुकाबले सर माध्यमिक और उच्च शिक्षा 2022 में 65.7% हो गई है। ठीक है, ये ध्यान सर- रखने की जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार है, 83%। ठीक है, बेरोजगारी युवाओं विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में शिक्षित युवा और महिलाओं के बीच में केंद्रित है। 2022 में यह आंकड़ा दिया गया, कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी है 82.9%। मतलब जितने भी बेरोजगार हैं उनमें युवाओं का प्रतिशत जब देखा जाएगा तो वो 82.9% की हिस्सेदारी में है। लिखना चाहते लिख लीजिए, 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत 82.9% है। ठीक है, सर कितना 82.9, 82। रिपीट कर दीजिए। सभी बेरोजगार लिखिए, सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी सन 2000 में 54.2% से बढ़कर कितना हो गया? 2022 में 65.7% हो गया। ठीक है, सर डाटा चेंज हो गया सर, आप 82 लिखा है। नहीं, हमने एक डाटा लिखवाया है कुल बेरोजगार, दूसरा और हमने अभी वाला है शिक्षित बेरोजगारी। लिखवाया शिक्षित बेरोजगार। बात समझ रहे हैं ना? तीसरा हमने जी सर समझ गया। लिखवाया युवा बेरोजगार। ठीक है, और एक और हमने लिखवाया कुल बेरोजगार आबादी में युवाओं का हिस्सा। जब हम सिर्फ युवाओं की बात करेंगे तो 82%,
जब हम कुल बेरोजगार आबादी में युवाओं के बेरोजगार की बात करेंगे तो 82.9%, यही बात होगी। और जब हम बात कर रहे हैं शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी की तो वो अलग आंकड़ा है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में ब्रैकेट में लिख लीजिए माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा वाले में पुरुष कितने हैं? 62.2% की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक। महिला कितनी है इसमें? महिलाओं का देखा जाएगा 76.7% अधिक है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा। 2000 और 2019 के बीच 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी वर्ष के दौरान इसमें गिरावट आई, है ना। महामारी वर्ष के दौरान जब इसमें गिरावट आई है, जाहिर सी बात है बेरोजगारी उच्च स्तर पर रहेगी अपने शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी, है ना। इसमें क्या कहा गया है लिख लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर, इसको बोलते हैं LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, बेरोजगारी दर UR भी लिख सकते हैं इसको, में 2000 से 2018 के बीच दीर्घकालिक गिरावट देखी गई, लेकिन 2019 के बाद सुधार आया। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, जी। विरोधाभासी सुधार भी हुआ है। विरोधाभासी सुधार मतलब क्या सर? इसका मतलब है कोई एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत के श्रम बाजार संकेतकों में कुछ विरोधाभासी सुधार देखे गए, जबकि रोजगार की स्थिति की दीर्घकालिक बुनियादी विशेषता गैर कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त वृद्धि की क्षमता बनी हुई है। सर गैर कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त वृद्धि की क्षमता बनी हुई है। अब लिखिएगा 2018 से पहले, पॉइंट लिखिए, 2018 से पहले विभिन्न अवधियों में 2018 से पहले विभिन्न अवधियों में गैर कृषि रोजगार कृषि रोजगार की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है। जो कृषि में लगे हुए श्रम थे वो कहीं निर्माण क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में चले गए हैं। ध्यान रखना है, कृषि से श्रम मुख्य रूप से कहाँ गया? निर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में नियोजित हुआ। इस बीच में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हैं। अनौपचारिक काम का क्या मतलब है? ऐसा काम जिसमें ना तो उनको रोजगार की सुरक्षा है, ना तो उनको सैलरी की सुरक्षा है, ना तो कोई बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य का कुछ ऐसा मिल रहा है, और ये भी नहीं है कि उनका समय नियत कर दिया गया है, इतने बजे से इतने बजे तक ही काम रहेगा। आप देखेंगे खिरची मिर्ची की दुकान आपने देखी होगी, उसमें भी एक लगा हुआ है कोई, है ना। ऐसी बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, बस समझे? ओके, चलो। तो 90%, लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हैं, जबकि
नियमित कार्य का हिस्सा 2000 के बाद बढ़ा है, 2000 के बाद लगातार बढ़ा है, लेकिन 2018 के बाद कम हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट अनुसार ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है, ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। केवल कुछ ही प्रतिशत नियमित कर्मचारी दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया रिपोर्ट में यह कहा गया कि युवाओं के पास कार्य करने का कौशल नहीं है, जिसमें 75% युवा ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। जो जिनके पास कुशलता नहीं, उनकी बात हो रही है कि 75% युवा तो ऐसे हैं जो ईमेल नहीं कर सकते, फाइलों को कॉपी या पेस्ट करने में असमर्थ हैं। 90% युवा कार्यबल को गणितीय सूत्र को स्प्रेडशीट में कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है। इस तरीके से बेरोजगारी है। इससे क्या समस्या है? देखो, एक तो दूसरी एक और है इसमें, लिंग भेद का बढ़ना भी इसका कारण हो सकता है। लिंग भेद का बढ़ना कैसे? लिख लीजिएगा, लिंग भेद का बढ़ना। बढ़ना है, बढ़ाना नहीं। ठीक है, महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर के साथ देश श्रम बाजार में पर्याप्त लिंग अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है। शिक्षित महिलाएं हैं, युवा महिलाएं जो कि शिक्षित भी हैं, उच्च शिक्षित हैं, उनके पास बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है। जो शिक्षित महिलाएं हैं, उनके बेरोजगार होने का एक कारण यह है क्योंकि उनके पास गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर की कमी है। तो उनके बेरोजगार होने का यही कारण है कि उनको गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर में कमी है। ठीक है, कई उच्च शिक्षित युवा वर्तमान में उपलब्ध कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियों को लेने के इच्छुक नहीं हैं। और भविष्य में बेहतर रोजगार हासिल करने की उम्मीद में इंतजार करना पसंद करते हैं। ठीक है, असमानता के बारे में ध्यान रखना है। जो सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हो रही है, उस पर रिपोर्ट ने अपना एक रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजातियों की आर्थिक आवश्यकता के कारण उनके काम में अधिक भागीदारी है, लेकिन वे कम वेतन वाले अस्थायी आकस्मिक वेतन वाले काम तथा अनौपचारिक रोजगार में ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी समूहों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में सुधार तो हुआ है, लेकिन सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम अभी भी कायम है। सुझाव लिख लीजिए, इसके रिपोर्ट में सुझाव दिए गए भाई। तो सामाजिक असमानता नहीं सुझाव लिखिएगा। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार लिखना है क्या? पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार, श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित करना, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, अगला पॉइंट भी लिखिएगा, श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी को पूरा करना। ठीक है, ज्ञान की कमी को पूरा करना। ठीक है,
हाल में क्या हुआ, 49 नई आकाश गंगाओं की खोज हुई है, जिसके लिए मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप चर्चा में रहा है। मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप द्वारा 49 नई आकाश गंगा की खोज के कारण चर्चा में रहा। ठीक है, यह मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप कहां है? आप देखेंगे तो यह मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में है ये। ठीक है, ध्यान रखना, लिख सकते हैं। इसका प्रकाशन किसमें हुआ? इस 49 नई आकाश गंगाओं की जो खोज हुई है, इसका प्रकाशन किसमें किया गया? तो प्रकाशन लिख लीजिए। प्रकाशन किया गया है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मासिक पत्रिका में। मासिक पत्रिका में इसको निकाला गया, प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ओके। ये जो खोज हुई है, यह खोज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के, यह खोज एक चीज और याद रखना है, 3 घंटे से कम समय में ये 49 आकाश गंगाएं खोजेंगे। ठीक है, लिखिएगा, यह खोज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया। ठीक, उद्देश्य लिख लीजिए। उद्देश्य क्या है? एकल रेडियो आकाश गंगा में तारा निर्माण करने वाली गैसों का अध्ययन करना। ठीक है, इन 49 आकाश गंगाओं को नाम क्या दिया गया? इनका नाम क्या है? तो नाम लिख लो 49 ERS। सर लास्ट सर नाम बता दीजिए। 49 ERS, ये नाम दिया गया इनको। ये जो उपनाम दिया गया इसको, वो किसके बेस पर दिया गया है वो भी लिख सकते हैं। यह उपनाम कैलिफोर्निया गोल्ड रश माइनर्स 1849 के संदर्भ से लिया गया है। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर आकाश गंगाएं हैं ना, वो एक दूसरे के निकट समूह में है। ठीक है, लिख लीजिए, इनमें से तीन आकाश गंगाएं तारों का निर्माण करने में अत्यधिक सक्रिय हैं। तारों का निर्माण करने में अत्यधिक सक्रिय हैं। मीरकैट टेलीस्कोप के बारे में, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में, उत्तरी केप प्रांत में रेडियो टेलीस्कोप की श्रृंखला है। ठीक है, हमने आप लोगों को एक और चीज पढ़ाई थी, SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में भी बताया है पहले। ठीक है, तो लिखिएगा, यह बहुत बड़े स्क्वायर किलोमीटर एरे के पाथफाइंडर टेलीस्कोप में से एक है।
में से एक है। इसमें जानते हैं डिश लगा हुआ है 64 एंटीना डिश की श्रृंखला से जुड़ा है। 64 एंटीना डिश की एक श्रृंखला से जुड़ा है। ठीक है, किस आधार पे काम करता है लिखिएगा, किस आधार पे काम करेगा लिखिएगा। तो एक रेडियो स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगें, सर बहुत कटला कर है। रेडियो स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त करने वाले एंटीना में रिसेप्टर्स के आधार पर कार्य करता है। क्या बोला रिसेप्टर? रिसेप्टर्स, इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। लिख लीजिए। अच्छा, आकाशगंगा, यह असंख्य तारों के विशाल समूह या पुंज, असंख्य तारों के विशाल समूह या पुंज, गैस तथा बादलों की प्रणाली है। ठीक है, सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं है, याद रखना, कई बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। मिल्की वे की तरह ही बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं जिनमें कई असंख्य तारे हैं। सर गैस तथा बादलों की एक प्रणाली है। हर एक आकाशगंगा में करीब 100 अरब, असंख्य ही रखो, ठीक है, असंख्य तारे उसमें देखने को मिलेंगे। आकाशगंगा में लिखिएगा, आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये जो 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है ना, ये कई मतलब अनेक तारों से निर्मित होती हैं। बल्ज क्या है, लेकिन ये बल्ज क्या चीज है, बल्ज के बारे में लिख लो। आकाशगंगा का केंद्र जहां पर तारों का संकेंद्रण सबसे अधिक होता है। आकाशगंगा का केंद्र जहां तारों का संकेंद्रण सबसे अधिक होता है। हमारी आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा है लिखिएगा। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। बहुत नजदीक है, सबसे निकट है, इसलिए इतनी दूरी पर है। अब सोचो बहुत दूर होगा तो कितना दूर होगा, है ना। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है। आकार है इसका सर्पिलाकार, स्पाइरल है ना, सर्पिलाकार है भाई, ऐसे करके होगी, सर्पिलाकार है। मिल्की वे भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी इसको बोलते हैं। और जो दुग्ध मेखला मिल्की वे है, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह होता है। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह होता है। ठीक है, आकाशगंगा का जो व्यास है वो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष, याद रखना। सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का ही एक तारा है, ये भी ध्यान रखना है। सूर्य आकाशगंगा की जो परिक्रमा करता है
वो करीब 200 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय लगाता है एक परिक्रमा पूरी करने में। कितना सर? 200? आज का पहला टॉपिक है पुष्पक। पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान किसने बनाया है? इसरो ने। ठीक है, इसरो द्वारा बनाया गया है और ये देश का पहला है, देश का पहला है ये भी याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या है? LEX-02 पुष्पक, इसका पूरा नाम है। ठीक ना? इसरो द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया अभी, इसलिए चर्चा में रहा। परीक्षण कहां से किया गया है? वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग से। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान है, ये लैंडिंग प्रयोग की दूसरी श्रृंखला है इसरो की। ठीक है, अभी तक इसने मतलब दूसरी बार ऐसा कर रखा है, लेकिन पहला सफल परीक्षण है ये। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम क्या है? ये उच्च गति लैंडिंग स्थितियों के प्रयोग के लिए सक्षम है। क्या मतलब इसका? इसमें LEX-01 में प्रयोग की गई सभी उड़ान प्रणालियों को उचित प्रमाणीकरण या मंजूरी के बाद सर LEX-01 का LEX-02 में पुनः उपयोग किया गया। ठीक है, इसे या इस मिशन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर और इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ मिलकर पूरा किया। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें, यह है क्या आखिर, लिख लीजिए। एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। लिखिएगा। हाँ ठीक है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। पूरी तरह स्वदेशी है से यह स्वायत्त रूप से नेविगेट करके और रनवे पर सटीकता के साथ लैंडिंग करने में सक्षम है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो को ले जाने
या सैटेलाइट लॉन्च करने में किया जाएगा? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ सकता है। ठीक है, ओके। जी सर। इसका उपयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने या सैटेलाइट की मरम्मत करने के लिए भी किया जा सकता है। इतना अच्छा है ये। ठीक है, इससे डायरेक्ट एनर्जी वेपन चलाया जा सकता है। इससे डायरेक्ट एनर्जी वेपन चलाया जा सकता है। ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च करने में अब जो है सैटेलाइट लॉन्च करने में जो खर्चा पहले होता था अब 10 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, इससे सैटेलाइट लॉन्च का खर्च 10 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खर्चा आएगा, फिर से इसको लॉन्चिंग किया जा सकता है। ऐसा है ये। ओके, यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। ये जो टेक्निक आई है भारत के पास ऐसी टेक्निक जो हो गई है, तो विश्व का ये 5वां देश ऐसा हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, चीन, जापान के बाद अब भारत। ठीक है, ये है पूरा। हो गया। जो आईवीएफ तकनीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है। इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु को मां के गर्भ में विकसित नहीं किया जाता है, बल्कि उसको लैब में विकसित किया जाता है, आईवीएफ में। ठीक है, आईवीएफ में मां के गर्भ की बजाय कहीं लैब में अंडाणु शुक्राणु को विकसित किया जाता है। ठीक है, जो महिला होगी, जो उनके अंडाणु निकालकर उनका संपर्क कराया जाएगा शुक्राणु से। डार्क स्काई रिजर्व इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, इसके बारे में लिख लो बस। क्या है ये? विश्व का पहला, ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ना, विश्व का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है। ठीक है, यूएसए में है। और क्या है ये? एक गैर लाभकारी संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन भी है। स्थापना कब हुई है डार्क स्काई रिजर्व की? 1988 में। ध्यान रखना। उद्देश्य क्या होता है इसका?
उद्देश्य क्या है? डार्क, उद्देश्य लिखिएगा, डार्क स्टार फील्ड नाइट के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना। डार्क स्टार फील्ड नाइट के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के माध्यम से उनकी सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, हो गया? यस सर। हाँ, अपने अपने लद्दाख में भी है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन का एक सेंटर, अपने लद्दाख में भी है। लद्दाख है तो लद्दाख में क्यों है? क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान भी है जो पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। करीब समुद्र तल से देखा जाए 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसे खगोलीय वेधशाला और डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना के लिए आदर्श बनाते हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पतियां सीमित मात्रा में हैं, ठीक है, शुष्कता है यहाँ पे, उच्च ऊंचाई देख ही रहे कितनी होगी, आबादी भी बहुत कम है यहाँ पे, है ना, विरल आबादी आपको देखने को मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? सर इसको मोटा मोटी समझे तो क्या है? खगोलीय वेधशाला होती है ना, खगोलीय वेधशाला नाम सुने हैं? जी सर। इसमें ये बताए ना अभी हम आपको कि ये डार्क स्टार फील्ड नाइट के मूल्यों में जागरूकता पैदा करेगा। ठीक है, और एक चीज इसमें विश्व भर में करीब 20 डार्क स्काई रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूके में आपको देखने को मिलेगा, यूके में, उसके बाद फ्रांस में 4 है, यूएसए में 2 है, जर्मनी में भी 2 है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 हैं टोटल, है ना। ये जो एम्बेसडर बनाए गए, प्रत्येक एम्बेसडर को 8 इंच का टेलीस्कोप दिया जाएगा। ये जो एम्बेसडर है इन सबको एक को 8 इंच का एक टेलीस्कोप मिलेगा। इनका काम क्या है? पर्यटकों को आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी देंगे। आकाशीय पिंड कौन से होंगे जिनके बारे में जानकारी देंगे सबको? आकाश गंगाएं होंगी, जैसे एंड्रोमेडा, मिल्की वे, रिंग और ईगल नेबुला, इन सब इसके बारे में। चंद्रमा, उसके क्रेटर के बारे में। बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह और इसके छल्ले के बारे में जानकारी देंगी। ठीक है, लद्दाख में खगोल विज्ञान का पर्यटन केंद्र लद्दाख में खगोल विज्ञान का पर्यटन लद्दाख और बंगलुरु के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की संयुक्त पहल है। जो एम्बेसडर हम बताए हैं, हेनले की 18 महिलाएं सहित उसमें 24 महिलाएं टोटल शामिल हैं, उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। लिख लीजिएगा, इन एम्बेसडरों को, महिलाओं को प्रशिक्षण लद्दाख में स्थित भारत के पहले डार्क रिजर्व में खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी खगोल विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया है। सर भारत को डार्क रिजर्व में खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी खगोल विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, ये सब किसकी जानकारी देंगे? ये सारी चीजें हमको पता होगी ना। डार्क स्काई रिजर्व भी लिख लो, फिर क्या है? डार्क स्काई रिजर्व भी लिख लो, क्या है? यह इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया गया एक नाम है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया गया नाम है, जो कि वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, विरासत आदि के पर्यटन के लिए कानूनी रूप से संरक्षित है। विरासत, आकाश को देखने का सबसे अच्छा जो समय है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच माना जाता है। प्रोजेक्ट ग्रूट क्या है भाई?
एक संस्था है NVIDIA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लीडर है। इसने क्या किया है, ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास के लिए प्रोजेक्ट ग्रूट लॉन्च किया है। ठीक है, बस यह ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए दिमाग के रूप में काम करेगा। देखिएगा, यह एक जनरलिस्ट रोबोट टेक्नोलॉजी है, जो कि मल्टी मॉडल AI सिस्टम पर आधारित है। इस संस्था के बारे में भी लिख लीजिए। स्थापना कब हुई है इसकी, यही सब। स्थापना हुई है 1993 में। ठीक है, इसने क्या किया, 1999 में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का आविष्कार किया इसने। ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, फिर इससे क्या फायदा होगा, इसने क्या किया, लिखना चाहते लिख सकते हैं। गेमिंग बाजार के विकास को गति मिली तथा कंप्यूटर ग्राफिक्स को फिर से परिभाषित किया गया। गेमिंग बाजार के विकास को गति मिली, ओके। सर कंप्यूटर ग्राफिक्स को फिर से परिभाषित किया गया। ठीक है, इसाक मैनिपुलेटर और इसाक परसेप्टर इसी कंपनी द्वारा शुरू किए गए हैं। इसी प्रोजेक्ट ग्रुप के अलावा की बात कर रहे हैं। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये मल्टी कैमरा 3D विजन को जोड़ते हैं। ये दोनों के दोनों जो आपके हैं। ठीक है, और मैनिपुलेटर मतलब क्या है, से दूसरे नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024। ठीक है, कौन से वाले में संशोधन हुआ है, 2016 के नियम में संशोधन हुआ। 2016 के नियम में संशोधन किया गया है। ठीक है, ये वाला जो नियम 2024 है, किसने जारी किया है, जारीकर्ता का भी नाम लिख लीजिए। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, इसमें क्या है, इस नियम 2024 में क्या है भाई, लिखिएगा, इसमें कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति है। ठीक है, और बनाने की अनुमति है, लेकिन इसके साथ साथ लेबलिंग के अधीन है। मतलब कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का कैरी बैग या फिर नियम के तहत वस्तु का निर्माता कोई भी है, वो विपणन करना चाहता है या उसकी बिक्री करना चाहता है, तो उससे पहले वो CPCB से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। इससे क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा, विशेषता इसकी लिखिएगा।
बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को नियम की विशेषता बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ना केवल मिट्टी, लैंडफिल जैसे विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्षरण में सक्षम के रूप में परिभाषित करता है, विशिष्ट वातावरण में बल्कि ऐसी सामग्री के रूप में भी जो कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ता। ठीक है, बल्कि ऐसे इस नियम में कुछ चेतावनियां दी गई हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, माइक्रोप्लास्टिक की अनुपस्थिति को स्थापित करने के लिए कौन से रासायनिक परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक तो ये हो गया जो चेतावनी निर्दिष्ट चेतावनी वाला मामला है, एक ये है, इसमें चेतावनी का लिखा है लिखवाए नहीं, लिख लो। ऐसा प्लास्टिक जो निर्दिष्ट परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन और बायोमास में विघटित हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था, कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ठीक है, इसको लिखिए, क्या है, लिखिएगा, आसानी से बायोडिग्रेडेबल होकर मिट्टी में खाद के रूप में परिवर्तित होने वाले प्लास्टिक। ठीक है, जिसके उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में थर्मोप्लास्टिक स्टार्च और ग्लिसरीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये जो नया नियम आया ना, इससे कई कंपनियों पर प्रभाव पड़ गया। कई कंपनियों पर जो प्रभाव पड़ा उसका ये नतीजा है, उसका ये कारण रहा है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने उनके उत्पादों को बायोडिग्रेडेबल के रूप में लाइसेंस देने के लिए जो अंतिम प्रमाण पत्र था उसको प्रदान करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, मना क्यों कर दिया इन्होंने? तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि सीपीसीबी का एक लिमिट है। वो क्या है कि केवल वो उसी प्लास्टिक के नमूने को बायोडिग्रेडेबल मानते हैं जो 90% तक खराब हो चुका होता है। ठीक है, और जिन निर्माताओं ने, बात समझे, तो ध्यान रखना इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 साल का समय भी लगता है। और इन्होंने क्या किया कि जो निर्माता लोग थे उन सब ने जब ये बोला कि उनके जो नमूने थे वो खराब हो गए हैं, तो इसी बेस पर इस जो सीपीसीबी है उसने क्या किया, उन सबको अंतिम प्रमाण पत्र देने से मना भी कर दिया था। अब ये खराब ऐसे क्यों हो गए? ये जो नियम ये निर्दिष्ट नहीं करते किस स्तर पर गिरावट के लिए ऐसा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्लास्टिक को ना, माइक्रोप्लास्टिक को पानी में अघुलनशील ठोस प्लास्टिक कण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। लिख लीजिए चाहे तो, माइक्रोप्लास्टिक को पानी में अघुलनशील ठोस प्लास्टिक कण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो कि समुद्र और जलीय जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, हो गया। सब खोज हुई है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसके नीचे कहाँ है जिब्राल्टर और जल संधि क्या होती है?
हम्म? एक तरफ यूरोप है ना, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ बोलेंगे स्पेन है, तो एक तरफ मोरक्को है, ये बोलेंगे। बीच में जिब्राल्टर है। ओके, ठीक है भाई। और इस तरफ इसके पूर्व साइड में आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, पश्चिम साइड में देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर, है ना। पूरब में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में स्पेन, दक्षिण में मोरक्को, उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। सबडक्शन जोन होता क्या है, सॉरी, जल संधि क्या होती है? दो महासागरों को जोड़ना। दो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो एक सकरी सी पट्टी होती है उसी को जल संधि बोलते हैं। यही पतली जो सकरी सी पट्टी होगी, ये अगर दो स्थलीय पिंडों को मिलाएगी, दो स्थलीय क्षेत्रों को मिलाएगी तो ये स्थल संधि होगी, है ना। नहीं तो जल को मिलाती है, इसलिए जल संधि है। बात समझे? जब दो पृथ्वी का वह क्षेत्र सबडक्शन जोन कहलाता है जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, ठीक है ना। जो अभिसरण प्लेट सीमा गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट सीमा गति, एक होती है महासागरीय प्लेट सीमा गति, एक होती है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमा गति, ठीक है। इसमें से जो महासागरीय प्लेट है वो भारी है और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की है। लेकिन जब महाद्वीपीय प्लेट सीमा गति आपस में टकराती है तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई न कोई एक ऐसी प्लेट होगी जो अपेक्षाकृत भारी होगी। तो जो प्लेट अपेक्षाकृत भारी होगी वो क्या करेगी, विलीन होगी, मतलब इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। और एक जो है ऐसे बनेगा, एक दूसरा वाला ऐसे कुछ होगा, है। बात समझे? इस तरीके से टूट फूट होगी, इससे भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकती है, सुनामी आ सकती है, ऐसी कोई घटना हो सकती है। जो हिमालय का निर्माण हुआ ना वो महाद्वीपीय प्लेट सीमा गति का परिणाम रहा है, ठीक है। हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय प्लेट सीमा गति का परिणाम रहा है। कौन कौन सी दो प्लेटें रही महाद्वीपीय? एक तो रही अंगारा लैंड जिसको हम यूरेशियन बोलते हैं, ई नॉर्थ वाली, और दक्षिण में कौन सी रही? भारतीय प्लेट, है ना। ये दोनों आपस में टकराई, इन दोनों के टकराने से तेथिस सागर तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं इनमें से एक प्लेट अभिसरण प्लेट सीमा पर टूटे दूसरे के नीचे खिसक जाती है, ठीक है। और याद रखना जहां पर खिसकती है एक मतलब लिथोस्फीयर एक जगह आती है, लिथोस्फीयर में पिघलन भी स्टार्ट होता है इनमें, ठीक है, अंदर में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत है। उस टेम्परेचर की वजह से वहां पर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं मिलती है ना। बात समझे? तो ये वाली जगह है ये, ठीक है। ठीक है, ये वाली जगह है। ये दोनों जगहों पे अलग अलग तरीके से होती है। एक महाद्वीप क्षेत्र में कुछ होती है तो फिर कुछ होती है महासागरीय क्षेत्र में। जब महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो उससे कुछ और बनेगा, जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी तो उससे कुछ और निर्माण हो सकता है। जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें अलग अलग मतलब जब टकराती हैं तो उससे अलग, जैसे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराने से रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला देखें आप लोग, कहाँ पे है?
रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ है। ठीक है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट सीमा की गति के कारण। ठीक है, और जब महासागरीय महासागरीय टकराएंगे तब क्या होता है? जैसे एक टर्म आपने हो सकता है पढ़ा हो, ये जो अटलांटिक महासागर है, इसमें एक मध्य महासागरीय कटक नाम सुना होगा। मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। जो मध्य महासागरीय कटक है, ये महासागरीय प्लेट सीमा गति का परिणाम है। ठीक है, ओके। सबडक्शन जोन का उदाहरण, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आपने नाम सुना है ना? उदाहरण लिख लो इसके तो। शांत महासागर में रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में देखे जाएंगे घोड़े के नाल के आकार के। घोड़े के नाल के आकार के। सर यही कारण है कि वहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। भूकंप और सुनामी दोनों। हाँ, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे आपको, उसी क्षेत्र में। ठीक है, ज्वालामुखीयता भी सबसे ज्यादा वहीं पे मिलती है, उसी एरिया में। लिख लीजिए, घोड़े के नाल के आकार के। ये कहाँ देखने को मिलेगा? वैसे यूएसए, कनाडा, रूस, जापान, इंडोनेशिया का अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, फिर एक दूसरा है जो न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखियां देखने को मिलती हैं वो इसी क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाती हैं। ठीक है, यहां पर विश्व का 80%, मतलब सबसे अधिक भूकंप के क्षेत्र यहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, इसमें 7 बड़ी प्लेटें होती हैं और 20 प्लेटें हैं छोटी छोटी। ठीक है, नज़का, कुकुज, ये जो प्लेटें हैं ये सब छोटी प्लेटों में आती हैं। अरबियन प्लेट है। ठीक है, और बड़ी प्लेटों में अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, प्रशांत प्लेट, ये सब बड़ी प्लेटों में आती हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अगला टॉपिक है आइसोपॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है। आइसोपॉड, नई प्रजाति की खोज हुई है। कहां पर हुई है? केरल के इसका कोल्लम नाम तट पे। केरल के कोल्लम तट पे खोज हुई है। इसका नाम क्या है? नाम लिख सकते हैं, ब्रूस थोआ इसरो। ब्रूस थोआ इसरो इसका नाम है। ठीक है, कहां पर खोज हुई? खोज हुई है कोल्लम तट पर। कोल्लम तट पर। कोल्लम है केरल में। ठीक है, ध्यान रखना है, इसकी खोज हुई है, गहरे समुद्र में हुई है। ठीक है, ओके। इस खोज का प्रकाशन किसमें किया गया? इस खोज का प्रकाशन लिख लीजिए, सिस्टमेटिक पैरासिटोलॉजी जर्नल पत्रिका में।
इसरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ब्रूस थोआ, इसरो, है ना। ठीक है भाई। और ये करीब 250 से 450 मीटर की गहराई में खोजे गए हैं। आइसोपॉड की ये नई प्रजाति है सर ये है क्या सर? मछली, ठीक है। ब्रूस थुआ प्रजाति की छोटी मछली कैसी होती लिख लीजिए तो। ब्रूस थुआ प्रजाति की छोटी मछली, परजीवी क्रस्टेशियन, एक समुद्री मछली परजीवी क्रस्टेशियन, एक समुद्री मछली स्पाइनीजा ग्रीन आई की गिल गुहा के आधार से प्राप्त हुई। इस प्रजाति की जो पहचान की गई है, लिख लीजिएगा, इस प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सेटो इनलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च सेंटर के सहायक प्रोफेसर हैं पी.टी. अनीस और उनकी टीम ने खोजा। ठीक है, विशेषता लिख लो इसकी। विशेषता क्या है? इसकी मादाएं नर की तुलना में बड़ी होती हैं। मतलब मादा की लंबाई अगर 19 मिलीमीटर, चौड़ाई 6 मिलीमीटर तक होती ना, तो नर जो होता ना इनका आधा ही होता है। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। लिखिए, आकशेरुकी जीव के समूह हैं। अगला पॉइंट, जानवरों के बड़े क्रस्टेशियन समूह से संबंधित हैं। फिर से बोल दीजिए। जानवरों के बड़े क्रस्टेशियन समूह से संबंधित हैं। ठीक है, एक कैसे, ये क्रस्टेशियन समूह में कौन आते हैं? केकड़ा, झींगा, ये सब क्रस्टेशियन समूह में ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक और पॉइंट लिख लीजिए, अलग अलग प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, समुद्र में, सब जगह मिलेंगे। इनका आकार माइक्रोमीटर से आधा मीटर की लंबाई तक होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर से लेकर आधा मीटर तक होता है। मतलब यह है कि लंबाई में इतना बड़ा अंतर है, तो जो भी इसके जीव होंगे वो सभी प्रकार के जीव एक ही साइज में नहीं नजर आएंगे, है ना। सभी जीव एक जैसे नहीं दिखेंगे, है ना, छोटे बड़े ऐसे दिखते रहते हैं। ठीक है, इनमें दो जोड़ा एंटीना होता है। इनमें मिश्रित आंख होती है और जबड़े के 4 सेट होते हैं। इसमें। ठीक है, इनका जो शरीर है ना वो 7 खंडों में बटा होता है। ओके, एंटीना क्या होता है पता है? सिग्नल फील्ड। सर के इसके अलावा इनका शरीर जो होता है वो 7 खंडों में विभाजित होता है। एक चीज और लिख सकते हैं, इसके शरीर में 6 खंड से बना एक
सॉरी एक छोटा उदरखंड होता है, प्लियोन्स बोलेंगे इसको, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसकी अधिकांश प्रजातियां स्वतंत्र रूप से जीवित हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जीवित हैं, लेकिन कई समुद्री प्रजातियां अन्य जानवरों पर परिजीवी के रूप में रहती हैं। सर 1 मिनट रुकिए, पेन खत्म। ठीक है, कार्बन सिंक, हाँ, लियानस से कार्बन सिंक को खतरा, ठीक है। लियानस क्या है ये? कभी पेड़ पर आपने देखा हो तो पेड़ पर आपने गांव में बोलते हैं बंवर, देखा है, सुना नहीं? यहाँ से हाँ, क्या सर? बंवर, बंवर नहीं समझते हो? यहाँ सर इसमें ठीक है, गांव में सुने होंगे कागुक मामा उसका लाल लाल फल, भंवर। लाल लाल फल, लाल लाल फूल होता है उसका, वो आम के पेड़ के नीचे गिरे मिलता है जब होता तभी। वो सर बहाना होता है ना सर। हाँ, यस बावना बोलते हैं उसको, है ना, बावना बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में लियानस द्वारा कार्बन सिंक के खतरे को स्पष्ट किया गया, ठीक है। मतलब इसका जो बताया इसके बारे में वो सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या होता है ना, ये जो लियानस की लताएं होती हैं किसी भी पेड़ पर एक छतरी की तरह उसको घेर लेती हैं सूर्य की रोशनी को लेने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस पेड़ पर ऐसी स्थिति बन जाएगी वो पेड़ सूख सकता है ना, बात समझे? तो जब सूख जाएगा पेड़ तो उसके कार्बन भंडारण की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, समाप्त ही ना होगी या फिर कम हो सकती है, कम होगी जब धीरे धीरे उसको, मतलब कि वो अपना उस स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन जब सूख जाएगा तो उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नहीं, हाँ, वन क्षेत्रों में पनपने वाले लकड़ी के बेल वाले पौधे होते हैं, लिखिएगा, वन क्षेत्रों में पनपने वाले लकड़ी के बेल वाले पौधे होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह वृक्षों का उपयोग करके जंगल की छतरी के रूप में बढ़ते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। के इनकी लताएं अधिक लचीली होती हैं जिससे ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाती हैं और उनका अधिग्रहण करके कार्बन सिंक को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, देखो, कार्बन सिंक को खतरा है, इसका मतलब यह है वृक्षों की तुलना में इनमें कार्बन सोखने की क्षमता कम होगी, ठीक है। लिख लीजिए, तो यह कार्बन चक्रों को परिवर्तित कर ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करते हैं। जिसका कार्बन पृथक्करण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो फिर से रिपीट कर दीजिए। जिसका कार्बन पृथक्करण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या है इसका, लिख लीजिए प्रभाव इसका, तो
यह किसी क्षेत्र की स्थलाकृति में सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता और मिट्टी की नमी के स्तर को प्रभावित करती है। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट, इनकी प्रचुर वृद्धि से पेड़ों के पुनर्जनन, वृद्धि और अस्तित्व में कमी आ सकती है। इनकी प्रचुर वृद्धि से प्रचुर वृद्धि से पेड़ों के पुनर्जनन, वृद्धि और अस्तित्व में कमी आ सकती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, वन संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, हो गया। इनका प्रसार जंगल के पोषक तत्व के चक्र को परिवर्तित कर देता है। पोषक तत्व के चक्र को प्रभावित कर देता है। अगला एक पॉइंट और है, यह संभावित रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को प्रभावित करता है। ओके, हो गया। यस सर। ठीक है, अभी कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है, कृत्रिम प्रक्रिया भी हो सकती है। लिख लीजिए, वातावरण से ग्रीन हाउस गैस या एयरोसोल के प्रभाव को कम करती है कार्बन सिंक। ठीक है,